Hello everyone, welcome to Numerical Funda, the easiest way to learn numericals. As you all know, हम आजकल MCQ सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। आज जिस सब्जेक्ट के MCQ हम प्रैक्टिस करेंगे वो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लास्ट टू प्रीवियस वीडियोस में हमने यूनिट 1 डिस्कस किया था, आज हम यूनिट 2 की बात करते हैं। मैं दोबारा बच्चों को बता दूं कि ये यूनिट्स मैं किस बेस पे बता रही हूँ, एज पर द लखनऊ यूनिवर्सिटी सिलेबस, राइट। तो ये यूनिट 2 का पार्ट 1 है और वो स्टूडेंट्स जो लखनऊ यूनिवर्सिटी को बिलोंग नहीं करते हैं वो कवर्ड टॉपिक्स देख लें, उनको आइडिया लग जाएगा कि एमसीक्यूज कहाँ से फ्रेम किए हैं। हमारे पास कवर्ड टॉपिक्स है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट बिहेवियर, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। इस पूरी वीडियो में बेटा 46 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एंड कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से आप बाकी एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। The monetary value that a company has spent in order to produce something is called. हमें क्या बताना है कि अगर हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें लगने वाली मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं। हमारे पास ऑप्शंस है सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, कॉस्ट, नन ऑफ दीज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, एंड द करेक्ट आंसर इज कॉस्ट। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस बोथ आर रिलेटेड टू द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। बनाने में क्या लगती है? कॉस्ट लगती है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? कॉस्ट। द सेकेंड क्वेश्चन इज कॉस्ट इज यूजुअली अ मॉनेटरी वैल्यूएशन ऑफ। ऑप्शंस है हमारे पास मटेरियल, एफर्ट, टाइम, ऑल ऑफ द अबव। जब हम कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं तो हम किन किन चीजों का मॉनेटरी वैल्यूएशन करते हैं? तो ये सारे ही आंसर सही है बेटा। मटेरियल अगर हम किसी प्रोडक्ट में लगाएं, लेबर्स लग रहे हैं, उनके एफर्ट्स लग रहे हैं, टाइम लग रहा है, तो कोई भी चीज जो एक प्रोडक्ट कंज्यूम करता है उसकी मॉनेटरी वैल्यूएशन को ही कॉस्ट बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द थर्ड क्वेश्चन इज द कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड। कॉस्ट पर यूनिट मीन्स एक यूनिट की प्राइस बतानी है या कॉस्ट बतानी है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास ऑप्शंस है total fixed cost plus total variable cost divided by total units, total cost divided by total units, both A and B, only A, and the correct answer is both A and B. दोनों फॉर्मूले बेटा लिखे अलग अलग तरीके से हैं पर मीनिंग एक ही होती है। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये टाइप ऑफ कॉस्ट है बेटा। कॉस्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक फिक्स कॉस्ट है और एक वेरिएबल कॉस्ट। तो जब दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। तो यही नीचे वाला फॉर्मूला भी बोल रहा है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो बोथ ए एंड बी सही आंसर है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन, इट मीन्स अगर हम कॉस्ट को कैटेगराइज करें तो कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जा सकता है। हमारे पास ऑप्शंस है 2 ways, 3 ways, 5 ways, several ways। बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा कॉस्ट को कैटेगराइज करने के। हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कर सकते हैं, हम ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कर सकते हैं। तो देयर आर सेवरल वेज टू कैटेगराइज द कॉस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट आर। कॉस्ट के क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? ऑप्शंस है हमारे पास मटेरियल ओनली, लेबर ओनली, एक्सपेंसेस ओनली, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, बिकॉज ये तीनों ही चीजें किसी को प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लगती हैं। Which of the following terms is used to denote the response of a cost to the change in the business activity? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेटा, अगर किसी बिजनेस एक्टिविटी में चेंज होता है तो कॉस्ट के द्वारा किए जाने वाले रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं? हमारे पास ऑप्शंस है कॉस्ट बिहेवियर, कॉस्ट ट्रेंड, कॉस्ट रिस्पॉन्स, कॉस्ट एक्यूमुलेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज कॉस्ट बिहेवियर। कॉस्ट किस तरीके से बिहेव कर रही है, एक्टिविटी चेंज होने पे कॉस्ट चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, तो उस रिस्पॉन्स को क्या बोला जाता है? कॉस्ट बिहेवियर। Those material which are easily identified, conveniently measured, directly charged to the cost of production and it is also a part of the finished product. हमें वो मटेरियल बताना है जो इजीली आइडेंटिफाइड हो, हम पहचान सके फाइनल प्रोडक्ट में उस मटेरियल को। कन्वीनियंटली मेजर्ड,
मॉनेटरी टर्म्स में आप उसकी वैल्यू बता पाए कि कितने का मटेरियल यूज हुआ है, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डायरेक्टली ऐड किया जा सके और वो फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट बन जाए। हमारे पास ऑप्शंस है डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो ऐसा मटेरियल कौन सा मटेरियल होता है? करेक्ट आंसर है डायरेक्ट मटेरियल। एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। हमने एक शर्ट बनाई, कॉटन की शर्ट बनाई, ठीक है, उसमें फैब्रिक कौन सा यूज हो रहा है? कॉटन का फैब्रिक यूज हो रहा है। तो शर्ट को देख के ही आप बता पाओगे कि वो शर्ट कॉटन की शर्ट है, तो उसको बोला हमने इजीली आइडेंटिफाइड। जो भी फाइनल प्रोडक्ट बना है, इस केस में शर्ट बनी है, तो शर्ट वो फाइनल प्रोडक्ट है जिसको देख के आप बता पा रहे हो कि उसमें मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है? कॉटन यूज हो रहा है। कितने का कॉटन यूज हुआ है ये भी आप बता पाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वीनियंटली मेजर्ड। हम मॉनेटरी टर्म्स में उसकी वैल्यू को मेजर कर पा रहे हैं। और जितने का भी मटेरियल यूज हुआ होगा उसको सीधे सीधे हम कहाँ ऐड करेंगे? प्रोडक्शन प्रोसेस में। और जो वो कॉटन है, पर्टिकुलर कॉटन जो हमने शर्ट बनाने के लिए यूज किया है, वो उसी फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट बन गया। वो सेपरेट नहीं किया जा सकता, शर्ट को अलग और उसके फैब्रिक को अलग नहीं किया जा सकता। इट इज अ पार्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, राइट? तो इस तरीके का मटेरियल होता है डायरेक्ट मटेरियल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेबर विच कैन बी conveniently allocated to the job, process or production unit, or the labor which is directly engaged in the manufacturing process. ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया हमसे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है वो लेबर जिसको हम कन्वीनियंटली एलोकेट कर पाए, कहाँ? जॉब में, प्रोसेस में या प्रोडक्शन यूनिट में, या फिर वो लेबर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एंगेज्ड हो या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस में वर्क कर रहा हो। तो ऐसा लेबर कौन सा लेबर होता है? हमारे पास ऑप्शंस है डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? हमारे पास ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन with changes in total in proportion to changes in output। क्या बोल रहा है कि अगर आउटपुट चेंज होगा तो उसी प्रपोर्शन में ये भी कॉस्ट चेंज होगी। तो ऐसी कौन सी कॉस्ट होती है बेटा? वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट टोटल आउटपुट के साथ चेंज होती है। सेकंड ऑप्शन, विच इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल इन रिलेशन टू आउटपुट। अब आउटपुट तो चेंज हो रहा है पर उसके साथ कॉस्ट कैसे चेंज हो रही है? कुछ पोर्शन फिक्स है और कुछ पोर्शन वेरिएबल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। विच रिमेन्स सेम फॉर द ईच यूनिट ऑफ आउटपुट। ईच यूनिट ऑफ आउटपुट का मतलब है हर एक यूनिट, दैट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट की बात हो रही है। तो पर यूनिट कॉस्ट किसकी एक जैसी होती है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे सेम रहता है। ऑप्शन नंबर डी, विच डू नॉट चेंज इन द टोटल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंजेस इन आउटपुट। हमें एक टाइम ड्यूरेशन दिया है और उस टाइम ड्यूरेशन में अगर आउटपुट चेंज हो रहा है तो उस आउटपुट के साथ साथ ये टोटल कॉस्ट चेंज नहीं होती। तो यही वाली कॉस्ट हमारी बेटा क्या होती है? फिक्स कॉस्ट, जो एक्टिविटी के लेवल से या आउटपुट के लेवल से चेंज ना हो। तो यहां से एक पॉइंट याद कर लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज होगी, पर यूनिट में सेम रहेगी। फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स रहेगी, पर यूनिट में चेंज होगी। Those costs which may be influenced by the decision action taken by specified member of an undertaking। हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो किसी बिजनेस के स्पेसिफाइड मेंबर के डिसीजंस या एक्शन की वजह से इन्फ्लुएंस होती है। इन्फ्लुएंस होने का मतलब यहाँ पे है कि कॉस्ट चेंज हो जाती है। हमारे पास ऑप्शंस हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ट्रेसेबल कॉस्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। तो इस तरीके की कॉस्ट को बेटा बोला जाता है कंट्रोलेबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉस्ट दैट इज इजीली ट्रेसेबल टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज। ऐसी कौन सी कॉस्ट है जिसको इजीली हम किसी भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट में ट्रेस कर पाए, मतलब बता पाए कि किस कॉस्ट ऑब्जेक्ट में कितनी कॉस्ट लगी है। हमारे पास ऑप्शंस हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। तो जिसको हम ट्रेस कर पाए वो कॉस्ट होती है बेटा डायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पे एक और ऑप्शन हो सकता था ट्रेसेबल कॉस्ट का,
तो वो भी सही होता अगर ट्रेसेबल कॉस्ट लिखा होता। तो कोई भी ऐसी कॉस्ट जिसको हम ट्रेस कर पाए उसको ट्रेसेबल कॉस्ट या फिर डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आर द कॉस्ट विच be influenced by the action of a specified member of an undertaking। अब अनकंट्रोलेबल कॉस्ट के लिए बोला जा रहा है, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो किसी स्पेसिफाइड मेंबर के एक्शन या डिसीजन की वजह से इन्फ्लुएंस होती है। हमारे पास ऑप्शन है कैन नॉट, कैन, मे और मे नॉट, मस्ट। सिंपल है बेटा, कंट्रोलेबल कॉस्ट चेंज होती है और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट चेंज नहीं होती। तो सही आंसर होगा कैन नॉट। एबनॉर्मल कॉस्ट इज द कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट किस तरीके की कॉस्ट है? कॉस्ट नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, कॉस्ट नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, कॉस्ट विच इज चार्ज टू कस्टमर, कॉस्ट विच इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वो कॉस्ट जो नॉर्मली किसी भी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं लगती। अगर वो नॉर्मली लगे तो उसको कौन सी कॉस्ट बोलेंगे? नॉर्मल कॉस्ट, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट विच आर कंप्यूटेड इन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड रिकॉर्ड्स। हमसे बोला जा रहा है कि हमने कोई एस्टिमेट कॉस्ट की है, हमने पहले से सोच के रखा कि कितनी कॉस्ट लगेगी, किस बेस पे? जो भी पास्ट एक्सपीरियंस या रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे बेटा, हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। कंफ्यूजन होगा बच्चों को सिर्फ दो ऑप्शन पे, यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट में और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट में। तो बेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? वो एस्टिमेशन नहीं होता। हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस जो पास्ट में कॉस्ट लग चुकी है, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और पास्ट के बेस पे अगर एस्टिमेट करेंगे तो वो कौन सी कॉस्ट बन जाएगी? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट बाय सेग्रीगेटिंग ऑफ फिक्स कॉस्ट फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट विच हेल्प्स टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी। हमें कॉस्ट बतानी है एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। एडिशनल यूनिट मींस कुछ एक्स्ट्रा आप प्रोड्यूस कर रहे हो, लाइक अभी तक 10 यूनिट्स बना रहे थे, अब 11 बनानी है। इस तरीके से अगर एडिशनल यूनिट्स हमको बनानी है और वो एडिशनल यूनिट बनाने के लिए हम टोटल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, और उसकी हेल्प से हमें क्या पता चलता है? प्रॉफिट पता चलता है। तो किस तरीके की कॉस्ट होगी ये? हमारे पास ऑप्शंस है मार्जिनल कॉस्ट, संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लाइड कॉस्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट है बेटा जो एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए इनकर की जाती है। संक कॉस्ट क्या है? संक कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हम पास्ट में इनकर कर चुके हैं और फ्यूचर में जो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं उसके लिए वो कॉस्ट क्या है? इररिलेवेंट है, राइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लाइड कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है बेटा। इम्प्लाइड कॉस्ट मतलब होता है, इम्प्लाइड का हिंदी में मतलब होता है निहित होना, मतलब ऑलरेडी उसी के अंदर वो कॉस्ट है, हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं कर सकते, लेकिन वो कॉस्ट इनकर हो रही है। लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इम्प्लाइड कॉस्ट का एक एग्जाम्पल है। जैसे हमारे पास दो ऑप्शंस थे किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, हमने ऑप्शन नंबर ए ना चूज करके ऑप्शन नंबर बी चूज किया है। तो ऑप्शन नंबर ए ना चूज करके हमें जितना प्रॉफिट हो सकता था उतना प्रॉफिट हमने अर्न नहीं किया। तो इस तरीके की कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लाइड कॉस्ट बोला जाता है। संक कॉस्ट आर, संक कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन है बेटा। हमारे पास ऑप्शंस है रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, नॉट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर कॉस्ट। संक कॉस्ट मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया बेटा, संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो हम ऑलरेडी पास्ट में इनकर कर चुके हैं और फ्यूचर में होने वाली डिसीजन मेकिंग के लिए वो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, नॉट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। Next question is, a cost is incurred even if the company is closed is known as। ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो कंपनी क्लोज होने के बाद भी लग रही है या कंपनी क्लोज होते टाइम लगती है? तो हमारे पास ऑप्शंस है imputed cost, sunk cost, historical cost, shutdown cost। एंड द करेक्ट आंसर इज shutdown cost। यहाँ पे एक नया नेम आया है imputed cost। imputed cost मतलब बेटा implied cost, उसकी बात भी हम प्रीवियस स्लाइड में कर चुके हैं।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो नोन एज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को किसके नाम से जाना जाता है? चार्जेबल एक्सपेंसेस, sundry expenses, overhead expenses, major expenses, and the correct answer is chargeable expenses. क्यों? क्योंकि direct expenses को हम directly cost of production में add कर सकते हैं, इसीलिए उनका नाम दिया गया है chargeable expenses, right? Cost which do not change with the level of activity या फिर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट आप उसे बोल सकते हैं, इज नोन एज, ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो वॉल्यूम या एक्टिविटी के साथ चेंज नहीं होती? हमारे पास ऑप्शंस है, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, नन ऑफ दीज। तो आंसर सही क्या होगा बेटा? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी या आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती। सेकेंड क्वेश्चन इज कॉस्ट विच वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज नोन एज। अब हमें बताना है ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो चेंज हो जाती है। ऑप्शंस है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज वेरिएबल कॉस्ट। मिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्ट, फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट या फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को ही मिक्स कॉस्ट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मिक्सचर है, आधा पोर्शन फिक्स है, आधा पोर्शन वेरिएबल है, तो उसको क्या बोला जाता है? मिक्स कॉस्ट। Which of the following is not considered as a product cost? हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हमें बताना है कि किसको प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं माना जाएगा। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है बेटा? वो कॉस्ट जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली लग रही है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, फैक्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, शिपिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट टू डिलीवर इट, फ्यूल कॉस्ट यूज्ड इन द प्लांट। तो अब हमने बोला कि प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्ट को डायरेक्टली बनाने में लगती है। तो पहला ऑप्शन फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी है। प्रोडक्ट कहाँ बनेगा? फैक्ट्री में, तो प्रोडक्शन का पार्ट हो गया। डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट, प्लांट क्या है? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए हम प्लांट लगाते हैं, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है। शिपिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट टू डिलीवर इट, अब यहाँ पे हम शिपिंग कॉस्ट दे रहे हैं सो दैट हम प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाए। प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, हम प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है, फ्यूल कॉस्ट यूज्ड इन द प्लांट। तो यहाँ पे भी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां पे फ्यूल यूज हो रहा है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी। बाकी के तीन ऑप्शन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लगेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट नंबर सी है वो प्रोडक्ट को डिलीवर करने में लग रहा है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पीरियड कॉस्ट। अब पीरियड कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए इनडायरेक्टली लग रही है। हमारे पास ऑप्शंस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, इंटरेस्ट, डायरेक्ट लेबर। तो सिंपल है बेटा चूज करना। डायरेक्ट लेबर कौन सा पोर्शन होगा? प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट होगा। लेबर, मटेरियल एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट होते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर हमारे पास मटेरियल एक्सपेंस या फिर लेबर नहीं होंगे तो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों पार्ट होते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट के, और इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो किसका पार्ट होती हैं? पीरियड कॉस्ट की, राइट? तो डायरेक्ट लेबर जो है वो पीरियड कॉस्ट का पार्ट नहीं है, बाकी ऊपर जो तीन ऑप्शंस हैं वो पीरियड कॉस्ट का पार्ट है। डैश आर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट दैट इज पेमेंट दैट आर एक्चुअली मेड। किसको आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बोला जाता है? आउट ऑफ पॉकेट का मतलब क्या बताया जा रहा है कि वो पेमेंट्स जो एक्चुअली लग रही हैं। हमारे पास ऑप्शंस है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा बेटा इसका एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? वो कॉस्ट जो उसमें है लेकिन हम एक्चुअली बता नहीं पा रहे हैं कि कितनी कॉस्ट लगी। जैसे मैंने इम्प्लिसिट कॉस्ट का एग्जांपल आपको बताया था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को चूज करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी से होने वाले फायदे हमें नहीं पता चलेंगे कि कितने हो सकते थे। तो अपॉर्चुनिटी फोरगो की, आपने अपॉर्चुनिटी को जाने दिया, तो उससे आपको एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है कि कितनी कॉस्ट लगी है। आप सिर्फ बता सकते हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकर हुई है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट इसका आंसर नहीं है। फिक्स कॉस्ट तो वो कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज ना हो। तो करेक्ट आंसर इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अभी तक हमने जितने भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए बेटा,
वो रिलेटेड थे कॉस्ट से एंड टाइप ऑफ कॉस्ट से। अब हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे जो कि रिलेटेड होंगे कॉस्ट शीट से, राइट? तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कॉस्ट शीट? कौन सा स्टेटमेंट कॉस्ट शीट के बारे में सही है? ऑप्शंस, it is a statement which is used to determine the total cost of goods produced in a specific period and in which total cost, per unit cost and the cost incurred at various stages from manufacturing a product to the stage of making it sellable are shown। आपसे क्या बोल रहा है कि ये वो स्टेटमेंट है जो टोटल कॉस्ट डिटरमाइन करता है प्रोडक्ट बनाने की इन अ स्पेसिफिक पीरियड, राइट? और इस स्टेटमेंट में हमें टोटल कॉस्ट बताई जाती है, पर यूनिट कॉस्ट बताई जाती है और कॉस्ट बताई जाती है हर एक स्टेज पे लगने वाली कॉस्ट। स्टेजेस कहाँ से शुरू हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग से, और एंड कहाँ पे हो रही है? सेलेबल फॉर्म में, मतलब जब तक हम उसको सेल कर रहे हैं तब तक की डिटेल्स हमको दी है। It is a statement in which the cost of production is presented in an analytical way। cost of production को analytical वे में प्रेजेंट किया गया है। एज पर कन्वीनियंस इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन वीकली, मंथली और क्वार्टरली इंटरवल्स। ये बोला जा रहा है कि एज पर द कन्वीनियंस हम उसको वीकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव, ये सारी ही ऑप्शन सही है। ये सारी ही बातें बेटा कॉस्ट शीट के बारे में सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट शीट? हमें बताना है कि कॉस्ट शीट की करेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में कौन सी बात सही है। तो पहला ऑप्शन है, कॉस्ट शीट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर यूनिट कॉस्टिंग मेथड। कॉस्ट शीट को यूनिट कॉस्टिंग मेथड के द्वारा बनाया जाता है। यूनिट कॉस्टिंग मींस पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, कॉस्ट शीट से हम पर यूनिट कॉस्ट भी पता करते हैं। कॉस्ट शीट इज अ पीरियडिक डॉक्यूमेंट। पीरियडिक डॉक्यूमेंट मतलब आप एक टाइम पीरियड के लिए उसको बना रहे हैं तो सही है, हम वीकली, मंथली, क्वार्टरली बेस पे उसको बनाते हैं। Cost sheet is prepared to ascertain the total cost and the burden of each individual cost on the cost per unit of production for the period। अब आप बोला जा रहा है कि कॉस्ट शीट के द्वारा टोटल कॉस्ट बताई जाती है और पर यूनिट कॉस्ट बताई जाती है। ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी ही बातें बेटा कॉस्ट शीट के लिए सही है, यही इसके ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और करेक्टरिस्टिक्स भी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ अ कॉस्ट शीट? अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कॉस्ट शीट का एडवांटेज हो सकता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कंट्रोल ऑन कॉस्ट एंड हेल्प इन मिनिमाइजिंग इट, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव। सारी ही बातें सही हैं बेटा, सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। हम सेलिंग प्राइस बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसको सेल करने तक की सारी स्टेजेस पे कॉस्ट बता रहे हैं, और जब हम उसको ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितनी सेल्स प्राइस पे या कितनी सेलिंग प्राइस पे उसको सेल कर रहे हैं। अगर कॉस्ट पता है तो हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं और मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। दो कॉस्ट शीट के बेसिस पे हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। किसके बेस पे प्रिपेयर की जाती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। दोनों ही कॉस्ट के बेस पे बेटा कॉस्ट शीट बनाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट? अब ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं किए जाते? इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑप्शंस हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग और मशीनरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्काउंट ऑन इशू और रिडम्पशन ऑफ शेयर और डिबेंचर्स, ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर है बेटा ऑल ऑफ द अबव। कॉस्ट शीट में प्रोडक्शन से लेके प्रोडक्ट को सेल करने तक की इंफॉर्मेशन होती है, और आइटम्स कौन से नहीं होंगे? जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे। प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है। फाइनेंशियल नेचर मतलब हमने कहाँ से कैपिटल ली, कहाँ इन्वेस्ट की, कौन सी एसेट हम परचेज कर रहे हैं, कौन सी एसेट हम सेल कर रहे हैं, तो ये सब किसके नेचर है? फाइनेंशियल नेचर के आइटम्स है, और इनका कॉस्ट शीट से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इसमें प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है। तो जैसे पहला ऑप्शन है हमारे पास, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग और मशीनरी। हम कोई बिल्डिंग या मशीनरी हमने सेल की है, उस पर हमें लॉस हुआ है, तो इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास कोई बिल्डिंग पड़ी थी, हमने बेच दी, हमें लॉस हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनर से हमने कैपिटल ली, उस पर इंटरेस्ट पे किया, तो प्रोडक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है।
डिस्काउंट ऑन इशू और रिडम्पशन ऑफ शेयर्स ऑन डिबेंचर्स, ये भी फाइनेंशियल नेचर है बेटा। अब ऐसे कुछ आइटम्स देख लीजिए जो कॉस्ट शीट में नहीं आते और उनका नेचर कौन सा होता है, फाइनेंस का नेचर है। प्रोडक्शन से या मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट से उसका कोई मतलब नहीं है। वो नाम है बेटा कैश डिस्काउंट्स, बैड डेट्स, damages payable, penalties and fines, interest or dividend received on investment, profit on sale of fixed asset, appropriation of profits such as income tax, dividend paid, transfer of profits to reserves or funds, donations and charities, excess provision for depreciation on fixed assets, amortization of fictitious or intangible assets such as goodwill written off, preliminary expenses written off, patents, trademarks and copyrights written off, capital issue expenses, underwriting commission, loss on sale, issue of shares, debentures written off, etc. तो ये सारे आइटम्स बेटा कॉस्ट शीट में इंक्लूडेड नहीं किए जाते। अब बेटा कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले क्विक रिवीजन कर लीजिए सो दैट आप बहुत इजीली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, और वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कॉस्ट शीट पढ़ी ही नहीं है वो यहाँ से क्विक रिव्यू ले सकते हैं और इजीली एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो कॉस्ट शीट कैसे बनती है बेटा, ये फॉर्मेट होता है कॉस्ट शीट का। हमारे पास पर्टिकुलर्स हम सबसे पहले लिखते हैं, टोटल कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं और कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लेंगे रॉ मटेरियल का, जो लास्ट ईयर बचा होगा वो इस साल का ओपनिंग होगा हमारे लिए। उस ओपनिंग में हम इस साल जो हमने परचेज की है उसको ऐड करेंगे। फिर जितने भी एक्सपेंसेस परचेज से रिलेटेड लगे होंगे या फिर जिनको आप डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं वो ऐड करेंगे। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, कैरेज है, फ्रेट है, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी। माइनस करेंगे जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचेगा रॉ मटेरियल का इस साल, और माइनस करेंगे अगर कोई डिफेक्टिव मटेरियल हमने परचेज कर लिया है और हमने उसको वापस किया। तो जब इतनी चीजों का एडजस्टमेंट आप करेंगे बेटा तो हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया, उसके साथ हम लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने पहले भी बात की है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए तीन ही चीजें मेन होती है, मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमने कैलकुलेट किया, डायरेक्ट वेजेस लिखे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे। इन तीनों को ही जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगी प्राइम कॉस्ट, राइट। प्राइम कॉस्ट में हम जोड़ते हैं बेटा फैक्ट्री या फिर वर्क ओवरहेड्स, मतलब फैक्ट्री में लगने वाले खर्चे, जिसका दूसरा नाम क्या है, वर्क ओवरहेड्स। मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं यहाँ पे सो दैट आपको इजीली पता चल पाए कि फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री एक्सपेंसेस में कौन कौन से खर्चे आते हैं। फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड टैक्स, फैक्ट्री लाइट, पावर एंड फ्यूल, लूज टूल्स एंड स्पेयर्स, wages and salaries of factory employees, salary of factory manager, depreciation, insurance and repairs of factory building, plant and machinery, store expenses, फैक्ट्री स्टेशनरी एंड टेलीफोन्स एक्सेट्रा। तो आप देख रहे हैं जितने भी एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं सब में कहीं ना कहीं फैक्ट्री वर्ड यूज किया हुआ है। दैट मीन्स आपको बताया हुआ है कि ये पर्टिकुलर एक्सपेंस किस लिए लग रहा है, फैक्ट्री में लग रहा है, राइट। तो हमने प्राइम कॉस्ट में ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड। फिर हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको आप WIP बोलते हैं, माइनस करेंगे WIP का क्लोजिंग स्टॉक, और माइनस करेंगे बेटा सेल ऑफ स्क्रैप या डिफेक्टिव एक्सेट्रा, मतलब कोई डिफेक्टिव आइटम रह गया है या स्क्रैप बन गया है उसको अगर आप बेच देते हैं तो वो आप यहाँ पे माइनस करेंगे। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या होगी, फैक्ट्री या फिर जिसको आप बोलते हैं वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। तो पहले प्राइम कॉस्ट आई, देन फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट आई। अब हमने कहां तक कैलकुलेट किया था, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट जिसको हमने बोला था। फैक्ट्री का काम हो चुका बेटा। फैक्ट्री के बाद कौन सी कॉस्ट पे आएंगे हम, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऑफिस कॉस्ट को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दैट मीन्स वो कॉस्ट जिस पे
पूरा एक प्रोडक्ट अब बन के तैयार हो गया है, इसमें फैक्ट्री के खर्चे भी जुड़ गए हैं, इसमें ऑफिस के खर्चे भी जुड़ गए हैं। सिर्फ कौन से खर्चे अब बचे हैं? जो उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने में लगेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अब हम प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स और दूसरा आइटम होता है बेटा सेलिंग प्राइस। तो इन दोनों के साथ एक बैलेंसिंग फिगर होता है, वो है प्रॉफिट। हमें पता है कि हम कितने में वो प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस मुझे पता है, और ये पता है कि कितने में वो प्रोडक्ट बना है, कॉस्ट कितनी लगी है। तो जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो कॉस्ट शीट में या तो हमें सेलिंग प्राइस दी होती है या तो हमें प्रॉफिट दिया होता है, तो दोनों में से एक हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। नॉर्मली प्रॉफिट ही बैलेंसिंग फिगर होता है। फॉर्मेट हमने देख लिया, कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं कॉस्ट शीट के। हमारे पास क्वेश्चन है, प्राइम कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज। प्राइम कॉस्ट को किस नाम से जाना जाता है? डायरेक्ट कॉस्ट, फर्स्ट कॉस्ट, फ्लैट कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। प्राइम कॉस्ट की ये तीनों ही नाम है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइम कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय। प्राइम कॉस्ट हमें कैसे मिलती है? हमारे पास ऑप्शंस है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नन ऑफ दीज। तो अभी हमने फॉर्मेट देखा बेटा, और फॉर्मेट में क्या किया था हमने? रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड या फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज ऑब्टेन्ड बाय, हमने वहां पे लिखा भी था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हमारे पास फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड या फिर फ्रेट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ऑप्शन नंबर बी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस ब्रैकेट में लिखा हमने कैरेज इनवर्ड और फ्रेट प्लस ऑक्ट्रॉय एंड कस्टम ड्यूटी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल्स। ये सारे प्लस किए हैं बेटा क्योंकि ये सारे खर्चे हैं, राइट? माइनस करना है हमको, ब्रैकेट में सारी चीजें प्लस की है और बाहर माइनस लिखा है, मतलब ये सारे आइटम आपस में प्लस होंगे, उसके बाद माइनस किए जाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड प्लस मटेरियल रिटर्न्ड प्लस एबनॉर्मल वेस्टेज प्लस सेल ऑफ वेस्ट एंड स्क्रैप मटेरियल, बोथ ए एंड बी। ये दोनों ही बेटा फॉर्मूले सही हैं। जो फॉर्मूला नंबर 1 है या ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, ये सिंपल कैलकुलेशन है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का, जब बहुत कम आइटम्स आपको दिए होते हैं। और जो फॉर्मूला नंबर 2 है वो टिपिकल कैलकुलेशन है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे या आइटम्स अवेलेबल होंगे, तो उसके बेस पे आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करना होगा। यहाँ से आप इसके फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट स्लाइड में बेटा हमने फॉर्मूले देखे कि हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इफ। हमें बताना है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू क्या होगी अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ₹10,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ₹20,000, परचेज ₹80,000, फ्रेट ₹1,000, octroi duty ₹200, cost of material sold ₹4,000, sale of waste material ₹3,000, direct expenses on materials ₹2,000 and abnormal wastage of material ₹500। और ऑप्शंस, ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं बेटा हमारे पास, पर आंसर हम तभी बता पाएंगे जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जितने आइटम्स इस क्वेश्चन में दिए हैं बेटा वो सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये टिपिकल कैलकुलेशन है रॉ मटेरियल का। तो उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या देखा था? फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस जितने भी खर्चे होंगे वो प्लस कर देंगे हम। तो परचेज की हमने प्लस कैरेज इनवर्ड और फ्रेट प्लस ऑक्ट्रॉय एंड कस्टम ड्यूटी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल्स, माइनस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, cost of material sold, material returned, abnormal wastage, sale of waste and scrap material। तो वैल्यूज पुट करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखना है, तो क्वेश्चन में देखते हैं कितना है, 10,000, हमने लिख दिया 10,000, प्लस परचेजेस कितने की हैं, 80,000 की, इनवर्ट कितने का है, इनवर्ट है 1,000 का, ऑक्ट्रॉय कितनी दी है बेटा 200,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने दिए हैं 2000। हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इतने आइटम्स आ गए यहाँ। अब हमने माइनस लिखा और एक और ब्रैकेट शुरू किया। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 20,000 का, क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड कितनी दी है 4000, प्लस एबनॉर्मल वेस्टेज क्वेश्चन में कितनी दी है 500 हमने लिख दी, प्लस सेल ऑफ वेस्ट या स्क्रैप मटेरियल तो लास्ट में लिखा है, एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल तो कितने का हुआ है 3000 का। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, 10,000 एज इट इज लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, प्लस पहला वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 80,000 प्लस 1,000 प्लस 200 प्लस 2,000 तो आया 83,200 ब्रैकेट क्लोज। दूसरा ब्रैकेट शुरू करते हैं एंड दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 20,000 प्लस 4,000 प्लस 500 प्लस 3,000 कितना आएगा 27,500। फिर हमने 10,000 और 83,200 को प्लस किया, हमारे पास आया 93,200। इससे हम माइनस करेंगे 27,500, सॉल्व करके आंसर हमारे पास आया 65,700। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। The next question is, what will be the value of raw material consumed if opening stock of materials rupees 50,000, purchases rupees 80,000, carriage inward rupees 10,000 and closing stock of raw material rupees 20,000। यहाँ पे भी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें निकालना है। ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। बहुत कम आइटम्स इस क्वेश्चन में दिए हैं बेटा, दैट मीन्स ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड या फ्रेट जो भी क्वेश्चन में हमें दिया हो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक है 50,000 का, परचेज क्वेश्चन में दी है 80,000, कैरेज इनवर्ड दिया गया है 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया है 20,000। सॉल्व करते हैं, 50,000 प्लस 80,000 प्लस 10,000 आया 1,40,000, माइनस करेंगे 20,000 एंड आंसर विल बी 1,20,000। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट वेजेस इज ऑल्सो नोन एज, डायरेक्ट वेजेस को किन किन नामों से जाना जाता है, हमारे पास ऑप्शंस हैं, प्रोडक्टिव वेजेस, फैक्ट्री वेजेस, प्रोसेस एंड जनरल वेजेस, ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। डायरेक्ट वेजेस को इन तीनों ही नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज ऑल्सो नोन एज। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को किन किन नामों से जाना जाता है, चार्जेबल एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द प्राइम कॉस्ट इफ, प्राइम कॉस्ट क्या होगी अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 40,000, मटेरियल परचेज 2,60,000, डायरेक्ट वेजेस रुपीज 1,60,000, चार्जेबल एक्सपेंसेस रुपीज 20,000, कैरेज इनवर्ड रुपीज 6,000, कैरेज आउटवर्ड रुपीज 10,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रुपीज 60,000 एंड मटेरियल रिटर्न्ड टू सप्लायर्स रुपीज 8,000। और दो ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ पे, पर बेटा उसके लिए पहले हमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। हमने पहले भी बात की थी कि प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है, मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस से। तो हमें दो चीजें तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर दिख रही हैं। डायरेक्ट वेजेस हमें दिया है रुपीज 1,60,000 और चार्जेबल एक्सपेंसेस मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, अभी हमने ऊपर देखा दूसरा नाम है डायरेक्ट एक्सपेंस का ये। तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमें दिया है 20,000। तो ये दो अमाउंट हमें क्लियरली दिए हैं, बाकी सारे अमाउंट हमें रॉ मटेरियल को कैलकुलेट करने के लिए दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम हम करेंगे बेटा, हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करेंगे। और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये हमने फॉर्मूला कहाँ से बनाया, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में टिपिकल कैलकुलेशन का फॉर्मूला लिखा था, उसमें से जितनी चीजें अवेलेबल है वो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में लिख दी है और जो अवेलेबल नहीं है उनको हटा दिया है, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है 40,000 प्लस परचेज दिए हैं 2,60,000 की, 6,000 का कैरेज इनवर्ड दिया है, माइनस करते हैं, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट होगा, मटेरियल रिटर्न किया हमने अपने सप्लायर को 8,000 का प्लस क्लोजिंग स्टॉक दिया गया 60,000 का। तो सारे ब्रैकेटेड पहले सॉल्व करते हैं, 40,000 प्लस
2,60,000 और 6,000 होगा 2,66,000 एंड 8,000 और 60,000 होगा 68,000। फिर दोनों प्लस वाले आइटम प्लस कर लेते हैं हम। 40,000 प्लस 2,66,000 कितना होगा 3,06,000। इसमें से माइनस करेंगे हम 68,000 को, तो आंसर आएगा बेटा 2,38,000। ये आंसर किसके लिए आया? यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला। अब प्राइम कॉस्ट के लिए तीनों चीजें एक साथ लिख लेते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 2,38,000 प्लस वेजेस कितनी दी है 1,60,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितने दिए हैं 20,000। तो तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 4,18,000। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज। फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। WIP का मतलब क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस, बोथ बी एंड सी। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा। जो ऑप्शन नंबर ए है, हमने मटेरियल वेजेस और एक्सपेंसेस को प्लस किया तो उससे क्या निकलता है? प्राइम कॉस्ट निकलती है। तो इसका सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ये दोनों ही तरीके से फैक्ट्री कॉस्ट निकाली जाती है। अगर हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दें तब भी फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। अगर हमें WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस दिया है तो हमें क्या करना चाहिए? ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, और अगर कोई सेल ऑफ स्क्रैप है तो उसको भी माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज। फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, फ्लैट कॉस्ट, फर्स्ट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, नन ऑफ दीज। बहुत सिंपल है। फ्लैट कॉस्ट और फर्स्ट कॉस्ट किसका नाम होता है? प्राइम कॉस्ट का। तो बचा क्या? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के नाम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट? इनमें से कौन सा फैक्ट्री कॉस्ट का एग्जाम्पल नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शंस है, कॉटन वेस्ट, ऑयल, लुब्रिकेंट्स, नट एंड बोल्ट्स, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, हॉलेज, डायरेक्टर्स फीस। तो ये जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट है बेटा, ये फैक्ट्री कॉस्ट के एग्जाम्पल है। डायरेक्टर फीस जो है वो ऑफिस एक्सपेंसेस में आता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में नहीं आता। When office and administrative expenses are added to factory cost, this cost is known as। ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? अगर फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस किए जाए तो हमें कौन सी कॉस्ट मिलेगी? फॉर्मेट का क्वेश्चन है बेटा। हमारे पास ऑप्शंस है, प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो आंसर क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री कॉस्ट में जब हम ऑफिस एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट? हमसे पूछ रहा है कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का। ऑप्शंस है, कॉस्ट ऑफ आइडियल टाइम, पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन, ऑडिट फीस, लीगल एक्सपेंसेस। एंड द करेक्ट आंसर इज कॉस्ट ऑफ आइडियल टाइम। आइडियल टाइम मतलब होता है वो टाइम जब लेबर खाली बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये फैक्ट्री का एग्जाम्पल है। बाकी 3 जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो किस में लगते हैं? ऑफिस में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट? अब पूछा जा रहा कौन सा एग्जाम्पल है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का। ऑप्शंस हैं, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड रिपेयर्स ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। बेटा ये तो सीधे सीधे बोल दिया फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए है, तो किसका पार्ट हो जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट का। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, अगर हमारा कोई सेल्स का बंदा है वो ट्रेवल कर रहा है फॉर द सेल पर्पस, तो वो किस खर्चे में आता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। फैक्ट्री स्टेशनरी एंड टेलीफोन, ये तो क्लियरली बोला फैक्ट्री के लिए स्टेशनरी एंड टेलीफोन लाना है हमें। एक्सपेंसेस ऑन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। प्रिंटिंग और स्टेशनरी का काम कहाँ पे होता है? ऑफिस में होता है। When selling and distribution expenses are added in cost of production, this cost is known as। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस को प्लस कर देते हैं तो हमें कौन सी कॉस्ट मिलेगी? हमारे पास ऑप्शंस है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टोटल कॉस्ट। राइट।
ये बेटा कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के क्वेश्चंस हैं। अगर आप कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद कर लेते हैं तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। Which one of the following is an example of selling and distribution expenses? कौन सा selling and distribution expenses का example है? Advertisement, expenses on tender and estimates, warehouse expenses, all of the above. And the correct answer is all of the above. ये सारा ही बेटा selling and distribution का खर्चा है। Last question is cost of production plus opening stock of finished goods minus closing of stock of finished goods is. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक जोड़ना है और फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है। तो हमें क्या मिलता है? हमारे पास ऑप्शंस है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑफिस कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।